नमस्कार दोस्तों पिछले एक दो दिनों से लगातार भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर खबर आ रही थी। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, ये कहा जा रहा है कि पिछले एक साल में सबसे बड़ी गिरावट हुई है भारत के फॉरेक्स रिजर्व में। आप देख सकते हो ये खबर, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व फॉल मोस्ट इन ओवर अ ईयर ऑन सेंट्रल बैंक्स रूपी डिफेंस। इसको डिटेल से चर्चा करेंगे कि भारत का इस समय फॉरेक्स रिजर्व कितना है, कितना यहाँ पर गिरावट हुआ और क्या ये चिंताजनक है। क्योंकि देखो, आप सब जानते हो फॉरेक्स रिजर्व की जब भी चर्चा होती है तो 1991 का जो किस्सा है वो याद आ जाता है कि भारत का क्या हाल हुआ था। तो हमने काफी सारे लेसन उससे सीखे थे। तो क्या हम उस स्थिति में कभी आ सकते हैं, क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता महोत्सव इस समय चल रहा है जिसमें हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर 60% फ्लैट डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। जैसे 2027 का जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। साथ ही साथ 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। ये फोन नंबर है, कोई भी अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। अब पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या होता है। बेसिकली एक्सटर्नल एसेट होता है जो कि कोई भी देश की सेंट्रल बैंक होल्ड करती है ताकि अपनी जो नेशनल करेंसी है वो आपका स्टेबल रहे, उसको सपोर्ट मिले। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल पेमेंट हमें करना है, जैसे मान लो भारत, अगर हमें क्रूड ऑयल मंगाना है, गोल्ड मंगाना है, कुछ भी मंगाना है, तो हमें डॉलर में पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व होना चाहिए ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और भारत के अंदर आप सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करती है, अपने पास रखती है। और इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व्स आर फॉरेन डोमिनेटेड एसेट। ध्यान रखिएगा, ये समझिएगा कि जब भी हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो मतलब हम बाहर की जो करेंसी है उसको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर फॉरेन करेंसीज आते हैं जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ये सब होता है। गोल्ड भी होल्ड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आईएमएफ में स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो गया, रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ हो गया, ये सब मेनली आप समझिए कि फॉरेन करेंसीज होता है और थोड़ा गोल्ड होता है। ये दो मेन चीजें होती हैं फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व में। एंड ये जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बेसिकली फाइनेंशियल बफर की तरह काम करते हैं जब भी कोई इकोनॉमिक शॉक लगता है। अब जैसे भारत का आप देख सकते हो, जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है उसमें टोटल रिजर्व आप देखोगे तो क्लियरली आपको मिलेगा 716 बिलियन डॉलर, 716 बिलियन डॉलर, ये आप देख सकते हो। और इसके अंदर अगर आप देखिए तो जैसे फॉरेन करेंसी की हम बात करें, जो कि मान लो डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, तो वो सब टोटल उसका जो अमाउंट है वो है आपका 563 बिलियन डॉलर। और गोल्ड हमारे पास है लगभग 130 बिलियन डॉलर का। और फिर बाकी के ये बहुत छोटे मोटे अमाउंट होते हैं, लेकिन मेनली आप समझ सकते हो ना, ये जो फॉरेन करेंसी और जो गोल्ड है वो मेजर फैक्टर होता है। कंपोनेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, फॉरेन करेंसी एसेट मैंने आपको बताया कि डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, जापानीज येन में भारत अपना रखता है। वो ऐसा नहीं है कि हम कैश में रखते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि 563 बिलियन डॉलर है, तो ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कैश के फॉर्म में रखेगी। वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दी, जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज होती हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे यूएस की ट्रेजरी जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता रहे। फिर यूरोपियन जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं अलग अलग। तो ये इन्वेस्ट किया हुआ होता है। अब क्या है ना कि हिस्टोरिकली आप देखोगे तो ये जितना भी हमारा टोटल रिजर्व होता था उसमें जो फॉरेन करेंसी एसेट की संख्या थी वो लगभग 85 टू 90% होती थी, लेकिन अब ये कम होकर 77-78% हो गई है। जी हाँ, मतलब ये पहले काफी ज्यादा कंपोनेंट हुआ करता था। हमने क्या किया है, गोल्ड का कंपोनेंट बढ़ा दिया है। जैसे गोल्ड की जब हम बात करते हैं ना, तो पहले गोल्ड का परसेंटेज अगर आप देखोगे टोटल रिजर्व में, ये 6 से 8% हुआ करता था। आज के डेट में ये 17-18% हो गया है। क्योंकि यहाँ पर ये एक चीज आप समझ ही रहोगे कि दुनिया में ये बात चल रही है कि डॉलर वगैरह अगर हम बहुत ज्यादा कैरी कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, तो हो सकता है कल के डेट में अमेरिका सैंक्शंस लगा दे, कुछ कर दे, उसको ब्लॉक कर दे, तो ये भारत के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन गोल्ड तो क्या है, हर जगह एक्सेप्टेबल है, और यही रशिया के साथ प्रॉब्लम हुआ था। तो यहाँ पर हमने गोल्ड की संख्या बढ़ाई है, जैसे कि 716 बिलियन डॉलर में 130 बिलियन डॉलर ये हमारा गोल्ड का रिजर्व है। सो दैट मीन्स इट कम्स अराउंड 17-18%, राइट। तो ये चीज हो गया। और गोल्ड भी हम क्या करते हैं, डोमेस्ट थोड़ा सा हम अपने देश के अंदर रखते हैं, कुछ बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रख देते हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास रख देते हैं। सो गोल्ड एक्ट्स एज अ सेफ हेवन। और बाकी का जैसे आईएमएफ के अंदर जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, ये बेसिकली क्या होता है कि एक करेंसी की तरह होता है। ये करेंसी नहीं है, लेकिन हाँ करेंसी की तरह काम करता है कि अगर हमें इमरजेंसी के समय कोई भी चीज है, तो मान लो अगर हमें ऑयल वगैरह मंगाना है, तो हम एसडीआर देकर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये
काम तो करता है करेंसी की तरह, लेकिन करेंसी नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये इट इज़ बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ 5 करेंसीज़, जैसे एसडीआर के अंडर डॉलर, यूरो, युआन, जो चाइनीज़ युआन है, जापानीज़ येन हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, ये सब होता है। इंडियन रूपी इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जो रिज़र्व पोज़ीशन विथ आईएमएफ होता है, उसमें क्या है कि हर एक देश को कोटा मिलता है आईएमएफ के अंदर। उस कोटे के हिसाब से हमें अपना कुछ पैसा वहाँ पर रखना पड़ता है। तो वो भी तो हमारा पैसा ही हुआ, राइट? तो इसकी वजह से ये सब कुछ हमारा फॉरेक्स रिज़र्व के अंदर आता है। अब करंट लेवल अब मैं आपको बताऊँ तो जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, $716 बिलियन। ये क्या हुआ है कि हर वीकली के हिसाब से देखा जाता है कि कितना हो रहा है। पिछले हफ्ते जितना था उससे ये गिरावट हुई है। 11.6 बिलियन डॉलर हमारा कम हुआ है। और वीकली के हिसाब से आप देखोगे पिछले एक साल में ये सबसे बड़ी गिरावट है कि 11 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की गिरावट हुई है। और अगर आप कंपेयर करो दुनिया के सभी कंट्रीज के साथ, तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। सो इट इज़ अराउंड 3.6 ट्रिलियन डॉलर, जस्ट इमेजिन। जापान के पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर, स्विट्जरलैंड के पास 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा, रशिया के पास 800 बिलियन डॉलर से ज़्यादा, और भारत जो है 5th नंबर पर है इस समय, दैट इज़ 716 बिलियन डॉलर। और उसके बाद ताइवान ये आता है। अच्छा, मैं कई बार देखता हूँ कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार अच्छे से ध्यान नहीं देते, लेकिन वो कहते हैं कि सर यूएस कहाँ है? यूएस का तो पहला नंबर होना चाहिए। देखो, यूएस नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या है? आप दूसरे के देश की करेंसी को होल्ड करते हो। अब डॉलर तो अमेरिका की खुद की डोमेस्टिक करेंसी हो गई, राइट? तो उसका वो काउंट थोड़ी होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि यूएस को उतना ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डॉलर अपने आप में एक ग्लोबल करेंसी है, ठीक है? तो इसी की वजह से जो है यूएस बाहर की करेंसीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करता नहीं है। खैर, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये 11 बिलियन डॉलर से ज़्यादा क्यों गिरावट हुआ? देखो, सबसे पहला है आरबीआई ने रुपी को डिफेंड किया। आपने देखा होगा कि रुपी में रिसेंटली काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी और ऑलरेडी 90 को क्रॉस कर चुका था। लेकिन जैसे ही ये वॉर स्टार्ट होता है, वॉर के बाद ये अब 92 को भी क्रॉस कर गया, 93 जा सकता है। इनफैक्ट चर्चा होने लग गई है कि क्या रुपी शतक मारेगा कि नहीं, क्या 100 चला जाएगा। तो होता क्या है ना कि जैसे मान लो अगर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो आरबीआई क्या करती है, अपने फॉरेक्स रिजर्व में से जो डॉलर है उसको रिलीज कर देती है, उसको मार्केट में डाल देती है, सप्लाई बढ़ा देती है, ताकि यहाँ पर हमारा जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट ना हो। जैसे मान लो अगर आरबीआई ने अपना फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो हो सकता है रुपी 95 के पार चला जाता, यू नेवर नो। तो उसको डिफेंड करने के लिए, ताकि वोलेटिलिटी जो है उतनी ज़्यादा ना रहे। अच्छा, रुपी इतने प्रेशर में क्यों है, वो तो आप सब जान ही रहे हो। इस समय जो ग्लोबल फैक्टर्स चल रहा है, ऑयल के प्राइसेस जिस तरह से बढ़े हैं, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है, और मिडिल ईस्ट में तो जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चला हुआ है, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो दैट इज़ वाई रुपी इस समय इतना प्रेशर में है। फिर दूसरा, करेंसी वैल्यूएशन इफेक्ट क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो हम फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं वो सिर्फ डॉलर में नहीं रखते हैं, बाकी की भी करेंसीज होती हैं, यूरो, येन, पाउंड। तो क्या होता है कि अगर डॉलर मजबूत हो रहा है, तो उसके कंपैरिजन में ये जो करेंसीज हैं वो वीक होती हैं। तो ये वीक होने की वजह से हमारा ओवरऑल रिजर्व पर भी इंपैक्ट करता है। फिर इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, जैसे कि आपने देखा होगा भारत के स्टॉक मार्केट वगैरह में बहुत सारा पैसा आ रहा था पिछले काफ़ी समय से, लेकिन ये वॉर हो गया, इसके पहले जो सिचुएशन बनी थी, जियो पॉलिटिकल टेंशन बना, इसकी वजह से भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ से इनफैक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निवेश किया हुआ था उसको विदड्रॉ कर रहे हैं। तो जब भी वो पैसा भारत के मार्केट से निकालते हैं, उसको रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो ले जाते हैं, तो डॉलर अल्टीमेटली कम होगा ना हमारे देश का। तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन अगेन कि यहाँ पर जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर इंपैक्ट आया है। और फिर इसके अलावा इंपोर्ट पेमेंट, क्या है कि जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो भारत तो क्या ये सब इंपोर्ट कराता है, इंपोर्ट हमें करना है तो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगेन ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर इंपैक्ट करता है। अच्छा, ये इतना फॉरेक्स रिजर्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों इसके ऊपर इतनी फोकस की जाती है? एक तो करेंसी स्टेबलाइजेशन के लिए काम आता है, हम अपने रुपी को डिफेंड कर सकते हैं, इंपोर्ट सिक्योरिटी रहती है। अगर फॉरेक्स रिजर्व नहीं होगा तो आप कैसे क्रूड ऑयल मंगाओगे, फर्टिलाइजर मंगाओगे, इतनी सारी चीजें मंगा पाओगे। तो भारत के पास ठीक ठाक रिजर्व है, 10 से 12 महीने का आप कह सकते हैं। फिर इसके अलावा एक्सटर्नल शॉक के समय ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अचानक से दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, ऑयल शॉक हो गया, तो अभी यही हो रहा है ना कि जो सिचुएशन बनी हुई है उसको भारत इसीलिए डिफेंड कर पा रहा है क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है। और सॉवरेन क्रेडिट वर्थिनेस, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो देखती हैं कि फॉरेक्स रिजर्व कितना है, एक्सटर्नल डेट कितना है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व एकदम नीचे गिर जाएगा तो भारत की क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी और इसकी वजह से भारत सरकार को जो बोरो करना होता है उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये सब इंपैक्ट होता है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो आप सब जानते ही, 1991 का जो क्राइसिस था, हार्डली 1 से 2 वीक का ही इंपोर्ट का पैसा हमारे पास बचा था, 1 से 2 बिलियन डॉलर तक आ गए थे। हम सोच के देखो, आज हमारे पास कितना है, 716
बिलियन डॉलर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। उस समय हार्डली 1 से 2 बिलियन डॉलर बचा था और इसकी वजह से अल्टीमेटली आपको याद होगा हमें अपने गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा था, आईएमएफ से असिस्टेंस लेना पड़ा था, लेकिन उससे हमने बहुत कुछ सीखा एंड दैट इज वाई आज के डेट में आप देखोगे हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा खासा बढ़ता गया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो फॉरेक्स रिजर्व गिरा है पिछले एक हफ्ते में 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा, क्या ये चिंताजनक है? उतना चिंताजनक है नहीं एक्चुअली, क्योंकि अभी हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। इनफैक्ट आप देखोगे पिछले काफी समय से, एक साल से ये बढ़ा ही है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे थे, वहां से थोड़ी गिरावट आई है। सो दैट्स फाइन, मतलब इतनी कोई बड़ी चिंता की बात है नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकली ये हाई चल ही रहा है। एक्सटर्नल डेट भारत का मैनेजेबल है, एक्सपोर्ट अर्निंग अभी भी हो ही रही है, आरबीआई कहीं ना कहीं चीजों को मैनेज कर पा रही है। हाँ, रिस्क होगा अगर ये लगातार गिरता जाए, मान लो अचानक से गिर के 600 बिलियन डॉलर आ जाए, फिर 500 आ जाए, तो ये बहुत बड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि रूपी डिप्रिशिएट होगा, इंपोर्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन होगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि यहां से हो क्या सकता है, व्हाट नेक्स्ट? देखो, फ्यूचर बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि इस तरह से जो अभी आप देख रहे हो, अमेरिका के साथ, यूएस के साथ ट्रेड डील की बात हुई, लेकिन टैरिफ लग गया, मतलब बहुत कुछ हो रहा है उसको लेकर। फिर जो अभी टेंशन चल रहा है मिडिल ईस्ट में, जो पैसा वगैरह रेमिटेंस आप सब जानते हो ना, जो भारतीय जाते हैं मिडिल ईस्ट में, दुबई, हर जगह, तो वहां से जाके पैसा कमाते हैं, वो पैसा भारत में आता है, तो वो सब क्या इंपैक्ट होगा कि नहीं? आप सोचो, 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस भारत के अंदर आता है, तो ये सब अगर इंपैक्ट होगा तो डेफिनेटली हमारा फॉरेक्स रिजर्व में कमी आ सकती है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू ये डिटेल में समझ में आ गया होगा इसके बारे में। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने रेमिटेंसेस की बात की, क्या है कि पिछले कई वर्षों से भारत सबसे बड़ा रेसिपिएंट रहा है रेमिटेंसेस का, सबसे ज्यादा भारत में रेमिटेंसेस आते हैं। क्या बता सकते हो भारत का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? कौन से देश से सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत में आता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेस पर, प्लस डबल वैलिडिटी इस समय आपको मिलेगी। इसको मिस मत करिए, क्योंकि अभी ये सफलता महोत्सव चल रहा था, जिसके तहत हम आपको ये ऑफर दे पा रहे हैं। और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।